एपिसोड 20। जॉन ग्रे ने कहा, तुम्हें बुलाने का मकसद इलेक्ट्रिक के लड़ने का अंदाज दिखाना है। आमतौर से देवकामत हरीफ के नज़दीक जाने से बचना चाहिए। अगर उसके काबू में आ गए तो मारे गए। इलेक्ट्रिक का कदो कामत छोटा है, जिसामत भी खास नहीं है। ये अपने हरीफ को इस धोखे में रखकर नज़दीक बुलाता है और फिर ऐसा वार करता है जिसका तोड़ पेश नहीं किया जा सकता। तुम्हें इलेक्ट्रिक के नज़दीक जाने से परहेज करना होगा। जॉन ने मशवरा दिया जो दुरुस्त था। इलेक्ट्रिक के लड़ने का अंदाज देखकर मैंने भी यही नतीजा अखज़ किया था। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उससे निमट लूंगा। ये बताओ, अगर मैं जीत गया तो क्या आज़ाद होऊंगा? उसने नफ़ी में सर हिलाया। इस सूरत में तुम्हें दी जाने वाली मौत माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन आज़ादी नहीं मिलेगी। तो किसी जजीरे पर रखा जाएगा? इस जजीरे पर रखा जाएगा या किसी और मरकज़ भेज दिया जाएगा। एक ख़ास मुद्दत तक तुम हमारे ज़ेरे निगरानी रहोगे और हमारे लिए काम करोगे, जिसका तुम्हें बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा। और जब यह महसूस होगा कि अब तुम हमारे लिए मानदाना जज्बात नहीं रखते या ख़तरनाक नहीं रहे, तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। और ये मुद्दत कितनी होगी? कहीं मेरी मुद्दत हयात जितनी तो नहीं। आमतौर से ये मुद्दत जुर्म की संगीनी के लिहाज से होती है। क्योंकि तुम्हें मुझ पर हमला करने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई थी, इसलिए मेरी सिफारिश पर तुम जल्द रिहा कर दिए जाओगे। और ये तो तुम जानते हो कि मेरी सिफारिश कब होगी। उसका लहजा मायने खेज हो गया। वो ढके छुपे अंदाज में कह रहा था कि जब मैं उसका काम कर दूंगा तो वो मुझे रिहा करवा देगा। हालांकि मुझे शक था कि वो मुझे जिंदगी की कैद से रिहा करवा देगा। जॉन ग्रे मेहरबानी करने वालों में से नहीं था। उसकी फितरत सांप की सी थी। मैं अहमद बर्बरी के बारे में सोच रहा था। क्या वो सचमुच उन लोगों की कैद में जिंदा था? मुझे नहीं याद कि जॉन ग्रे ने एक बार भी उसके मारे जाने का जिक्र किया हो। गालिबन वो मुझे उसके जिंदा होने के बारे में बताकर खुश होने का मौका नहीं देना चाहता था, जैसे वो उबैद सलाह का जिक्र करने से गुरेज करता था। मेरा मुकाबला ईवल से क्यों नहीं कराया जा रहा? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो जख्मी होकर अमेरिका वापस जा चुका है। और वो जख्मी किस तरह हुआ था? मैंने मायनेखेज लहजे में सवाल किया। जॉन ने गौर से मुझे देखा। वो मक्कारे जमाना भाप गया कि मैं उससे कोई खास बात कहना चाहता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने इत्तेफाक से जेल में अहमद बर्बरी को देखा था। वो बुरी तरह चौंका। तुमने कैसे देख लिया? उसे तो सेल फोन के खास हिस्से में रखा गया है। उसने तस्लीम कर लिया था। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये जो मुझे लाए हैं ना, गालिबन राजदारी के ख्याल से उस हिस्से से मुझे लाए थे। जॉन ग्रे ने बिला तकल्लुफ उनकी माँ बहन एक की और मुझसे बोला, अगर वो बदबख्त अभी जिंदा है तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसने इस खित्ते में हमें बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। जल्द वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा था। जब मैंने उसे देखा तो वो ईवल के मुकाबले में कमजोर पड़ चुका था। वो उसे नोकदार सलाख से मारने जा रहा था जो तुमने उसे धोखे से मुहैया की थी। इस सच बयानी पर जॉन ग्रे ने मुझे खूनी नजरों से देखा। वो हरामी ईवल गधे की औलाद धोखा खा गया। अहमद मक्कारी से काम लेकर खुद को बेबस जाहिर करा था और फिर उसने ईवल के हाथ में दबी सलाख उसके अपने पेट में घोंप दी। जब तक हमारे कैबिन में हंगामा खत्म होता, उधर ईवल भी गिर चुका था। सलाख ने उसकी आंतों को बाहर निकाल दिया था। अगर गार्ड्स अंदर जाकर अहमद को काबू ना करते ना, तो वो ईवल को जान से मार देता। तुम लोगों की तो कोई अखलाकियात है भी या नहीं? अपने बना उसूल तोड़ देते हो, और वो भी इतनी ढिठाई से। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? उसूल अपनी जगह, लेकिन हम ईवल की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते, उसका ताल्लुक अमेरिका के एक बाअसर सियासी खानदान से है, जिसने अहम खुफिया एजेंसियों में अपनी जड़ें फैला रखी हैं। ईवल की मौत हमें खासी महंगी पड़ती। अब भी उसकी ज़िंदगी खतरे में है। वो फ्लोरिडा के एक आर्मी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के दरमियान मौलिक है। चलो, एक तो अपना अंजाम को पहुंचा। मुझे खुशी होगी वो अमरीकी सुअर कुत्ते की तरह तड़प कर मर जाए। दफा करो उसे। बस इतना याद रखो कि तुमने बहर सूरत इलेक्ट्रिक को शिकस्त देनी है। क्या तुम अपने एक अहम आदमी की मेरे हाथों मौत बर्दाश्त कर लोगे? तुमने गौर से नहीं सुना शायद। मैंने कहा है सिर्फ शिकस्त देनी है, मौत के घाट नहीं उतारना। जॉन ग्रे, तुमसे इतनी अहमकाना बात की तवक्को नहीं थी। क्या ख्याल है वो मुझे मारने की हर मुमकिन कोशिश करे और मैं सिर्फ उसे हराने पर देखूं? मुझे यकीन है तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हारी तरबियत हसन अली ने की है। दुश्मन होने के बावजूद मैं उसकी सलाहियतों को मानता हूँ। हमारे पास उसके पाए का एक भी आदमी नहीं है। काश कि वो हमारे साथ होता। तुम इतना भी जानते हो? मैं दम्बा खुद रह गया। तुम्हारे बारे में क्या नहीं जानता? मैं तो वो भी जानता हूँ जो तुम्हारी परवरिश करने वाला जमशेद अली खान भी नहीं जानता। यकीन करो, मेरे लिए काम करके तुम पछताओगे नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल की तरफ ले जाऊंगा। मुझे अपने असल मंजिल की तरफ नहीं जाना,
यही मेरा असल है। मैंने लापरवाही से कहा, लेकिन हमेशा की तरह जॉन के मुंह से अपने माजी के बारे में सुनकर मुस्तरब हो गया। वो शातराना अंदाज में मुस्कुरा दिया। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं तुम अपने माजी को जानने के लिए बेताब हो। चलो यही सही। बाय द वे, एक सवाल कर सकता हूं? हाँ पूछो। नाइट शिफ्ट इंचार्ज, क्या तुम उस पर एतमाद करते हो? हाँ, क्यों, क्या बात है? तुमने सवाल क्यों किया? उसने जेल में होने वाले हंगामे की खबर किसी शख्स को दी थी और उससे झाड़ भी खाई थी। जॉन ग्रे चौंका। बको मत, हर मामले में दखल मत दो, अब तुम इतने भी हम नहीं हो। कम ऑन एंड गेट हिम। उसने रिमोट का एक बटन दबाकर कहा। फौरन ही दोनों गार्ड्स अंदर आए। मेरी हथकड़ियां और पाँव की बेड़ियां वैसे भी नहीं खोली गई थी, वो मुझे ऐसे ही वापस ले गए। 15 मिनट बाद मैं दोबारा अपने सेल में था। नाइट शिफ्ट इंचार्ज ने मुझे सेल में धक्का देकर बाहर से ताला लगाया और उन दोनों गार्ड्स को रुखसत कर दिया। उसके बाद उसने अपनी मेज पर जाकर उरिया तस्वीर वाला रिसाला नहीं बल्कि फोन उठा लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, वापस आ गया जी? यस सर। उसने कोशिश की थी कि आवाज मेरे कानों तक ना पहुंचने पाए, लेकिन मैंने सुन लिया। यू डोंट वरी, मैं उसे देख लूंगा। उसने मेरी तरफ देखकर घुर्रा कर कहा। उसका अंदाज महसूस करके मेरे अंदर खतरे की घंटी बजने लगी। उसने उठकर बाहर वाला दरवाजा खोला और किसी को अंदर आने का इशारा किया। ये एक देवजात गार्ड था। उसने अंदर आकर सवालिया नजरों से शिफ्ट इंचार्ज की तरफ देखा तो उसने मेरे सेल की तरफ इशारा किया। वो देवजात मेरी तरफ आया। ए, इधर आओ। उसने सलाखों के पास आकर कहा, क्या बात है? मैंने अपनी जगह से हरकत किए बगैर पूछा। मेरे अंदर बजती खतरे की घंटी की आवाज मजीद बढ़ गई थी। इधर आओ। उसने गुर्रा कर अपनी बात दोहराई और अपनी राइफल की नाल सलाखों से गुजारकर मेरी तरफ कर दी। अगर तुम 3 गिनने तक यहां नहीं आए ना तो मैं गोली मार दूंगा। उसके लहजे में यकीनी सफाकी थी। मैं बादल नाखास्ता उठा। जैसे ही मैं सलाखों के पास पहुंचा, देवजात गंजे ने राइफल की नाल मेरे पेट पर रख दी। अपने दोनों हाथ बाहर निकालो। किस खुशी में? बाहर निकालो। उसने पेट पर राइफल का दबाव बढ़ाया तो मुझे हाथ बाहर निकालने पड़े। शिफ्ट इंचार्ज ने फुर्ती से मेरे दोनों हाथों में हथकड़ियां डाल दी जो चंद लम्हे पहले उतारी गई थी। खतरा सामने आ गया था। वो लोग मेरे साथ कोई गलत हरकत करने जा रहे थे, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे काबू में होते देखकर देवजात मुस्कुराया। उसने राइफल जमीन पर रखकर अपनी जेब से छोटी सी सिरंज निकाली। इसे पकड़ो। शिफ्ट इंचार्ज ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर बाहर खींचे। मैंने मज़ाहमत की। एक लम्हे के लिए मेरी तवज्जो देवजात से हटी और उसने फुर्ती से सलाखों में हाथ डालकर सिरंज मेरी पसलियों में उतार दी। मैं तड़प कर रह गया। सिरंज की वजह से नहीं, बल्कि देवजात ने सिरंज से जो चीज़ मेरे जिस्म में उतारी थी उसने मुझे तड़पा दिया। यूं लग रहा था जैसे सिरंज में कोई तेजाब भरा हो या आग थी जो अब उस मकाम पर मुझे जलाए डाल रही थी जहां सिरंज लगी थी। ये क्या है, कुत्ते के बच्चों? मैंने कर्ब की शिद्दत से लरसती आवाज में पूछा। देवजात ने कहकहा लगाकर एक नाकाबिले अशात बात की। खाली सिरंज उसने एहतियात से अपनी जेब में रख ली। बेकरारी से मेरा जिस्म बल खा रहा था। दर्द इतना था कि मेरे लिए सांस लेना भी महाल हो रहा था। शिफ्ट इंचार्ज और देवजात दिलचस्पी से मेरी तकलीफ का तमाशा देख रहे थे। फिर देवजात ने इशारा किया तो शिफ्ट इंचार्ज ने मेरी हथकड़ियां खोल दी। खुलते में लड़खड़ाकर बिस्तर पर जाकर लेट गया। यूं लग रहा था जैसे उस मकाम पर अंदर से कुछ कट रहा हो। देवजात जा चुका था और शिफ्ट इंचार्ज मेरी तकलीफ नजरअंदाज करके वापस अपनी मेज पर बैठ गया। मैंने उससे कई बार पूछा कि उसने मेरे साथ क्या किया है, मगर वो कुछ न बोला। बहरहाल इतना वाज़ेह था कि यह तकलीफ मुझे कल के मुकाबले के सिलसिले में दी गई थी। मैं पसली दबाए बिस्तर पर लेटा रहा। शोर करने का कोई फायदा नहीं था। इस हरकत से यह भी वाज़ेह हो गया था कि नाइट शिफ्ट इंचार्ज, जिसे जॉन ग्रे अपना वफादार समझ रहा था, असल में किसी और का आदमी था। उसने वहां से हिदायत देकर मेरे साथ ऐसा सलूक किया था ताकि मैं इलेक्ट्रिक के मुकाबले में कामयाब न हो सकूं। इस तकलीफ के आलम में मेरे लिए लड़ना तो रहा एक तरफ, सीधे खड़े होना भी मुमकिन नहीं था। मैं पहलू दबाए पड़ा रहा, हत्ता के दर्द की शिद्दत रफ्ता रफ्ता कम होने लगी। किसी कदर सुकून मिलने पर मैंने अपनी कमीज पसलियों से ऊपर की। मुझे हैरानगी हुई, उस जगह कोई निशान नहीं था। जल्द बिल्कुल हमवार थी, सिवाय सिरंज की सुई के मामूली से निशान के, और अंदर ऐसा दर्द हो रहा था कि चंद मिनट के लिए क़यामत बपा हो गई थी। मैं वापस बिस्तर पर लेट गया। दी जाने वाली चादर से मैंने मुतासरा जगह को दबाया और लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। रफ्ता रफ्ता तकलीफ में इतनी कमी आई कि मुझे नींद आ गई। सोते वक्त मेरे जहन में ये ख्याल था कि कल तक मेरी ये तकलीफ कम ना हुई तो मेरे लिए मुकाबला करना मुहाल हो जाएगा। मुझे नींद आ गई। कभी कभी पसली में टीस उठती, मगर मैं सोता रहा। अचानक यूं लगा जैसे किसी ने पसली में खंजर घोंप दिया हो। मैं तड़प कर उठा। नाइट शिफ्ट इंचार्ज ने फुर्ती से अपनी छड़ी सलाखों से बाहर खींच ली।
تکلیف میں وہی شدت تھی جو سنج لگانے کے بعد میں نے محسوس کی تھی، حالانکہ اس نے صرف چھڑی چبوئی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ میری ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے، میں نے سوچا جانے سے پہلے تمہیں جگا دوں۔ میں نے پسلی دبائی۔ اگر تم نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے کے لیے زحمت کی ہے تو یقین کرو وہ رات میرے ساتھ نہیں تھی۔ اس کی ہنسی غائب ہو گئی اور وہ مجھے گھورتا ہوا اپنی میز کی طرف چلا گیا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ دن کی ڈیوٹی والا انچارج آنے ہی والا تھا۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ ناشتہ بھی آنے والا تھا۔ جب میں منہ ہاتھ دھو رہا تھا تو بازوؤں کی حرکت سے پسلی میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کچھ دیر میں ڈے انچارج اور ناشتے والا ساتھ ہی آ گئے۔ جب میں ناشتے کی ٹرے اٹھا رہا تھا تو ڈے انچارج نے پکار کر کہا، لڑکے آج کے مقابلے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، میں نے مسکرا کر کہا۔ ناشتہ حسب فرمائش تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے حسب معمول ایکسرسائز شروع کی۔ ابتدا میں پسلی کا درد اعتدال میں رہا، لیکن جیسے ہی میں نے جسم کو زیادہ حرکت دی، درد نے پھر شدت اختیار کر لی۔ میں پسلی دبا کر بیٹھ گیا۔ اگر یہی صورتحال رہتی تو میرے لیے مقابلہ کرنا محال ہو جاتا۔ مقابلہ ملتوی بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے میں کیا عذر کرتا؟ میری پسلی پر کوئی شک تک نہ تھا۔ کوئی مانتا کہ مجھے اس جگہ جان لیوا قسم کا درد ہو رہا ہے۔ جب درد کم ہوا تو میں نے دوبارہ ورزش شروع کی، اور جب درد بڑھنے لگتا تو میں روک دیتا۔ یہ سلسلہ سارے دن چلتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ مقابلے کے لیے مجھے 7 بجے لے جایا جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے 2 گھنٹے آرام کیا۔ عام حالات میں مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن درد کی وجہ سے آرام کرنا لازمی تھا۔ ٹھیک 7 بجے گارڈز آ گئے۔ انہوں نے مجھے باہر نکال کر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی۔ باہر لا کر جیپ کے عقبی حصے میں آئرن اینگل سے باندھا اور کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کلب میں معمول سے کہیں زیادہ رش تھا۔ خاص طور سے نائٹ کلب میں لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لے جانے کے لیے باقاعدہ راستہ بنانا پڑا۔ ایک طرف منڈلی بنائے ہوئے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کوکین اور ہیروئن کا نشہ کر رہے تھے۔ ان میں سے اکثر ایشیائی تھے۔ لفٹ نے ہمیں براہ راست ارینا والے فلور تک پہنچا دیا۔ پہلے مجھے ایک زیر زمین گیلری میں لے جایا گیا جو آگے جا کر نیم دائرے کی صورت میں دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ گیلری ارینا کے گرد گھوم رہی ہے۔ مکمل خاموشی تھی۔ ایک کمرے میں لا کر جو ڈریسنگ روم لگ رہا تھا، میری ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دی گئیں۔ وہاں موجود ایک شخص نے اپنا تعارف کرایا۔ مجھے بکرما سنگھے کہتے ہیں، خادم ہوں آپ کا۔ اس نے صاف انگریزی میں کہا۔ گارڈز مجھے چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ سنگھے نے میرا لباس اتارا۔ اس نے پیشکش کی کہ وہ میری مالش کر کے مجھے وارم اپ کر سکتا ہے۔ مجھے اس کی ضرورت بھی تھی۔ حرکت کر کے وارم اپ ہونے میں پستی کا درد پھر سے جاگ اٹھنے کا ڈر تھا، اس لیے میں نے سنگھے کی پیشکش قبول کر لی۔ میں نے اس سے 1 عدد مار کر مانگا۔ اس نے کسی قدر حیرت کے ساتھ مجھے مار کر دے دیا۔ میں نے اپنی پسلی پر درد کے مقام پر دائرہ بنایا۔ اس جگہ انگلی بھی مت لگانا۔ اچھا جناب۔ اس نے بلا سوال مان لیا۔ بکرما سنگھے نام اور نقوش کی وجہ سے سری لنکا کا لگتا تھا، لیکن فی الوقت میں اس کے بارے میں جاننے کا خواہش مند نہیں تھا۔ میں اپنی ساری توجہ آنے والے مقابلے پر مرکوز کرنا چاہتا تھا۔ سنگھے نے مجھے اوندھے منہ ایک میز پر لٹایا اور کسی ہلکے سے تیل سے میری مالش شروع کر دی۔ وہ بلا شبہ اپنے کام کا ماہر تھا۔ اس نے سخت ہاتھ لگانے سے گریز کیا اور نرم ہاتھوں سے میرے جسم کے مسلز والے حصوں کی مالش کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ میرا جسم گرم ہونے لگا۔ اس نے پوچھا، صاحب آپ کا تعلق کس مغربی ملک سے ہے؟ وہ بیچارہ مجھے مغربی باشندہ سمجھ رہا تھا۔ میں یورپ یا امریکہ کا رہنے والا نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ وہ دنگ رہ گیا۔ پر آپ دیکھنے میں بالکل گورے صاحب لگتے ہو۔ لگتا ہوں پر ہوں نہیں، یوسف نام ہے میرا۔ صاحب آپ کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں نے کیوں پکڑ رکھا آپ کو؟ جرم بے گناہی ہے۔ مجھے تو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ اب مقابلہ کر کے میں اس سزا سے بچ سکتا ہوں۔ بدھا آپ کو کامیاب کرے، اس نے خلوص سے کہا اور تندہی سے میری مالش کرنے لگا۔ 1 گھنٹے تک لگاتار مالش کر کے اس نے مجھے وارم اپ کر دیا تھا۔ پھر اس نے ایک جاذب کپڑے سے پورا جسم صاف کیا۔ اس کے بعد لباس کا انتخاب تھا۔ سنگھے نے دیوار گیر وسیع اور عریض الماری کھولی جس میں ہر قسم اور سائز کے کپڑے تھے۔ میں نے ایک ہلکے شارٹس کا انتخاب کیا جو ڈوری سے بندھا تھا۔ یہ گھٹنوں سے ذرا نیچے تک تھا۔ اوپر کے لیے ایک کسی قدر ڈھیلی ٹی شرٹ کا انتخاب کیا۔ یہ لباس تیزی سے حرکت کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ پیروں میں سخت ربر کے تلے والے جوتے تھے۔ ان کی چوٹ سخت ہوتی ہے اور یہ حرکت کرنے میں آسانی مہیا کرتے ہیں۔ پسلی میں ابھی تک آرام تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہاں درد کی وجہ پوشیدہ ہے، بلکہ جو زہر انجیکٹ کیا گیا تھا اس کا مقصد مجھے مقابلے کے دوران کمزور کرنا تھا۔ یوسف صاحب پھلوں کا جوس لے لو، یہ سادہ پانی سے اچھا رہتا ہے، سنگھے نے مشورہ دیا۔ لیکن میں وہاں کچھ کھانے یا پینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ انہوں نے جوس یا پانی میں کچھ ملا دیا ہو۔
उन खबीस फितरत लोगों का कोई भरोसा नहीं था। मैंने हवालात से चलते हुए मुनासिब मिकदार में पानी पी लिया था। रात का खाना मुझे 6 बजे ही दे दिया गया था। 9 बजे तक मैं मुकम्मल तौर पर तैयार था। अचानक ड्रेसिंग रूम में एक अजनबी आवाज़ गूंजी, मिस्टर यूसुफ, तुम तैयार हो? हाँ। मैंने उस दीवार की तरफ देखा जिसमें पोशीदा स्पीकर से आवाज़ आई थी, गुड, तुम्हारा मुकाबला ठीक 9:30 बजे होगा। उस वक्त तक अरीना में पहुंच जाना। याद रखना, 5 मिनट की ताखीर पर तुम्हें मुकाबले में शिरकत से रोक दिया जाएगा और तुम्हारे मुखालिफ को वॉक ओवर दे दिया जाएगा। यू डोंट वरी, कहो तो अभी आ जाऊं। मैंने पेशकश की, लेकिन आवाज़ फिर नहीं आई। मैंने सिंघे से और मुकाबलों के बारे में पूछा। उसने बेबसी से शाने हिला दिए, साहब, हमको नहीं मालूम, हमें इस जगह से आगे जाने का परमिशन नहीं है। जॉन ग्रे ने मुझे बताया था कि अरीना के मुकाबले हफ्ते में 2 दिन हुआ करते थे और हर दिन कई मुकाबले होते थे। इसका मतलब था कि हफ्ते में कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठते थे, लेकिन दौलत के लालच में अपनी जान दांव पर लगाने वालों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जीत की सूरत में उन्हें खतीर रकम मिला करती थी। एक मुकाबला जीतकर वो इतना कमा लेते थे कि सालों बैठकर खा सकते थे। हारने के लिए उनके पास अपनी जान के सिवा कुछ ना था। उन मुकाबलों को देखने के लिए दुनिया के दौलतमंद तरीन लोग आते थे। उनमें खास तौर से खलीजी ममालिक और जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले दौलतमंद थे। अरीना में एक आम सीट $1000 के एवज मिलती थी, जबकि खास सीट और VIP पास हद से ज़्यादा महंगे थे। साहब, साल में एक बार इधर टूर्नामेंट भी होता है जिसमें तमाम दुनिया से लड़ने वाले आते हैं। पूरे एक हफ्ते तक मुकाबले होते हैं। जो टूर्नामेंट जीतता है उसे $1 मिलियन का इनाम और हीरो की बेल्ट दी जाती है। यानी तुम तो बहुत मसरूफ हो जाते होगे। हाँ साहब, उन दिनों सही से सोना भी नसीब नहीं होता। तुम यहाँ कैसे आ बकरमा? किस्मत की बात है साहब, मेरा बाप भी मसाज करता था, वो इलाज भी करता था। दूर दूर से लोग उसके पास पट्ठों और जोड़ों का दर्द निकलवाने आते थे। उसने मुझे तरबियत दी थी, हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करूं। मैं बाप के मसाज घर में काम करता था। एक रोज़ एक गोरा साहब आया, वो मेरे मसाज से बड़ा खुश हुआ। उसने मुझे पेशकश की कि अगर मैं मिडिल ईस्ट आ जाऊं तो मुझे कहीं ज़्यादा आमदनी हो सकती है। लालच में आकर मैंने उसकी बात मान ली, अपने बाप को भी नहीं बताया और चुपके से उस अंग्रेज़ के साथ चला आया। पहले वो मुझे कोलंबो ले गया, फिर तामिलों के इलाके में ले गया, जहाँ से एक कश्ती में बिठा दिया गया। कश्ती पर लाते ही मुझे पकड़कर बंद कर दिया गया और जब 1 हफ्ते बाद निकाला गया तो मैं इस जजीरे पर था। कितना अर्सा हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए? 3 साल और 4 महीने। उसने हिसाब लगाया। ये कहता है कि हमें 5 साल बाद वापस भेज दिया जाएगा। हमें इतनी रकम भी देगा जिससे हम वापस जाकर अपना कारोबार कर सकें। मैंने उसे बताया नहीं कि अब वो कभी वापस नहीं जा सकेगा और उसने बगावत की तो समंदर की तय उसका मुकद्दर बनेगी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था कि अफरादी क़ुव्वत की कमी पूरी करने के लिए ये लोग बर्दा लाते थे। सस्ती अफरादी क़ुव्वत जिसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी और मामूली सी तफरी देना पड़ती थी। ये लोग उनकी बाकायदगी से निगरानी करते थे। जिस पर उन्हें शक होता कि वो आज़ादी के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब हो रहा है, ये उसे ज़िंदगी की क़ैद से ही आज़ाद कर देते थे। बाकी जो लोग ज़िंदगी से अय्याशी मांगते हैं उनके लिए उन्होंने खासा बंदोबस्त कर रखा है। सारा दिन जानवरों की तरह काम करके वो शाम को जानवरों ही की तरह मादर पदर आज़ाद ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होकर सो जाते थे। उनके आकाओं ने उन्हें नशे की लत पर भी लगा रखा था ताकि वो उसमें खोकर आज़ादी का मफ़हूम फरामोश कर दें। सिंघे ने मुझे चौंकाया, साहब 9:25 हो गए हैं। मैं खड़ा हो गया। बाहर मुझे लाने वाले गार्ड्स मुस्तैद थे। उन्होंने मुझे फिर से हथकड़ियाँ पहनानी चाहिए। क्या ज़रूरत है इसकी? इसकी ज़रूरत है ताकि मुकाबला देखने वालों को मालूम हो कि तुम सज़ा याफ्ता कैदी हो और मुकाबला करके अपनी सज़ा माफ़ करवाने आए हो। ओके। मैंने हथकड़ी पहन ली। उस गैलरी के दोनों तरफ ड्रेसिंग रूम थे जहाँ मुकाबला करने वाले तैयार होते थे। जहाँ से गैलरी नीम दायरे में घूम रही थी उस तरफ दीवार में छोटे छोटे सुराख थे। उनसे अरीना का मंजर साफ नजर आ रहा था, लेकिन अरीना से बाहर नहीं देखा जा सकता था। उसके दाएं तरफ की गैलरी वाले दरवाजे से मैं अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही दरवाज़ा खुला अरीना का शोर सुनाई दिया। गोया अंदर का हिस्सा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था। शोर से अंदाज़ा हो रहा था कि आज अरीना में खासी तादाद में तमाशाई आए थे। गार्ड्स ने वस्त में लाकर मेरी हथकड़ी खोली और बाहर चले गए। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। मैं उस दरवाजे से 2 ही सूरतों में गुजर सकता था, फाते बनकर अपने पैरों पर या लाश की सूरत में स्ट्रेचर पर। अरीना का मैदान तकरीबन 30 फुट कतर का था। मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों तले पतला सा रबर है। ये बेहद मामूली से तहफ़्फ़ुज़ देता था। ज़ोर से गिरने की सूरत में चोट लाज़िमन लगती। चारों तरफ दीवार पर भी ऐसा ही पतला सा रबर चढ़ा था।
दीवारें कोई 5 फुट ऊंची थीं और जरा तिरछी ढलान की सूरत में थी। मकसद ये था कि अरीना में बैठे हर फर्द को सब साफ नजर आए। अरीना में 350 अफराद थे। ये सब जुनूनी थे जिनकी नफ्सियात खून कत्ल देखकर तस्कीन हासिल करती थी। उनमें ज्यादातर अमीर एशियाई ममालिक के उमरा थे। कुछ सफ़ेद पाव ममालिक के बाशिंदे भी थे। बाज़ अफराद पर मुझे शक हुआ कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान या इंडिया से है। तकरीबन हर शख्स के साथ एक औरत ज़रूर थी। मैंने उस गोशे की तरफ देखा जहाँ से ईवल ने नोकदार सलाख का हथियार हासिल किया था और बिलाखिर उस हथियार के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा था। अरीना में खुनकी थी। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को तेज रखा गया था, इसलिए मैंने जिस्म गर्म करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता पंजों के बल उछलना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपना दुखता हुआ पहलू छुआ। हल्की सी टीस उठी जो काबिले बर्दाश्त थी। अभी तक इलेक्ट्रिक ने चेहरा नहीं दिखाया था। मुकाबले का टाइम हो गया था। मैं सुकून से इंतजार करने लगा। तमाशाइयों में मुझे डियर डॉन नजर आया। उसकी निगाहों में एक जहरीली नफरत थी। वो मेरी शिकस्त और मौत का मंजर देखने आया था। मुझे शुबा था कि कल रात मेरे साथ जो कुछ हुआ वो डियर डॉन के इशारे पर हुआ था, या वो भी इस काम में मुलविस था। मेरे इल्म में वही एक ऐसा शख्स था जो जॉन ग्रे की टक्कर का था और दोनों की आपस में लगती भी थी। डियर डॉन ने एक बार पहले भी मुझसे जॉन ग्रे की दिलचस्पी के बारे में उगलवाने की कोशिश की थी। उसे शुबा था कि जॉन ग्रे मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मुझे शुबा था कि वो हर कीमत पर मेरी मौत का ख्वाह है। इंतजार से तंग आकर मैंने बुलंद आवाज और उकताए हुए लहजे में कहा, इलेक्ट्रिक कहाँ है? मुझे कब तक इंतजार करना होगा? इलेक्ट्रिक हाजिर है। अकब से एक सर्द और भारी आवाज आई। मैंने घूम कर देखा। इलेक्ट्रिक मेरे अकब में चंद फुट के फासले पर कमर पर हाथ रख के खड़ा था। वो कब आया मुझे कतई पता न चला। इलेक्ट्रिक ने मुझे मुतासर किया था। मैंने खुशदिली से कहा, दोस्त बड़ी देर लगा दी। अनाउंसर मुकाबले की शर्तें बयान करा था, बल्कि एक ही शर्त बयान करा था कि दूसरे को मौत के घाट उतार देने वाला ही फाते होगा। इलेक्ट्रिक सर्द निगाहों से लेकिन बगौर मेरा जायजा ले रहा था। उसके सपाट चेहरे से उसके जज्बात भांपना मुहाल था। इसके बावजूद मुझे लगा जैसे वो सताइशी नजरों से मुझे देख रहा है। हस्बे मामूल वो स्याह रंग के ट्राउजर्स और स्याही रंग की पूरी आस्तीन की बंद गले की टी शर्ट में था। पैरों में जूते और हाथों में दस्ताने थे। अनाउंसमेंट खत्म होते ही गोया मुकाबले का वक्त शुरू हो गया। इसके साथ ही तमाशाई शोर मचाने लगे। यहाँ पर शर्तें भी लगती थीं। तकरीबन हर एक ने शर्त लगाई थी। इसी बिना पर हर कोई चीख चीख कर अपने पसंदीदा लड़ाके की हौसला अफजाई करा था। अरबों के एक ग्रुप को मैंने अपना नाम पुकारते सुना, अगरचे मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने मुझसे किसी हमदर्दी की बिना पर शर्त लगाई थी। अगर उनमें दीनी मोहब्बत होती तो वो यहाँ होते ही नहीं। ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक के हक में नारे लगा रहे थे। इसका मतलब था कि वो उनमें खासा मकबूल था। यकीनन इससे पहले भी इस जगह पर उसने कई मुकाबले जीते थे। एक मुकाबला तो मैंने भी स्क्रीन पर देखा था जिसमें इलेक्ट्रिक ने एक घूंसे में अपने हरीफ का काम तमाम कर दिया था। मैंने गौर से उसके हाथ देखे। मामूली कदो कामत से कता नजर उसके हाथों के पंजे बड़े थे और कलाइयाँ भी भारी थीं। ये उसका खतरनाक हथियार था। मैंने सोचा कि मुझे उसके मुक्कों से खास तौर से बचना है। अनाउंसमेंट खत्म होती इलेक्ट्रिक ने मेरे इर्द गिर्द थिरकना शुरू कर दिया। उसका अंदाज डांस करने वाला था। उसके पाँव खास तौर से बड़ी तेजी से आगे पीछे हो रहे थे। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार होता है कि हरीफ किस तरफ से हमला करेगा। फिर मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। मैंने उसके जिस्म की तरफ देखना बंद करके अपनी सारी तवज्जो उसके चेहरे और ख़ास तौर से आंखों की तरफ मबजूल कर ली। वो मुस्कुराया और यकदम उसने मेरी तरफ छलांग लगाई। 2 कदम दौड़कर वो किसी परिंदे की तरह हवा में बुलंद हुआ और उसने लगातार किक्स मेरे चेहरे पर मारने की कोशिश की। देखने में ये वार बज़ाहिर शानदार और ख़तरनाक लगता है, लेकिन उसकी इफादियत हरीफ को ज़रा डराने से ज़्यादा और कुछ नहीं होती। मैंने कलाइयों पर उसके पैरों के वार रोके और वो ज़मीन पर उतर गया। मैं दिफा करते हुए पसपा होते होते दीवार तक चला गया था। ज़मीन पर उतरते ही उसने उछलकर लात मेरे सर पर मारने की कोशिश की। पीछे हटने या नीचे होकर उसके वार से बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मजबूरन मुझे ये वार भी कलाई पर रोकना पड़ा। घूमती हुई लात से वार की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। मुझे शदीद झटका लगा। मैं लड़खड़ा कर बाएं तरफ गया। पहलू में सोए हुए दर्द ने अंगड़ाई ली। उस वक्त समझ आया कि उसे क्यों बिजली कहा जाता था। फर्श पर उतरते हुए उसका रुख मुखालिफ सिमत में हो गया था। इससे पहले कि मैं उस मौके से फ़ायदा उठाता, उसने आगे की तरफ झुकते हुए दोनों हाथ फर्श पर टेक कर 2 लत्ती सी झाड़ी। एक एड़ी ऐन दर्द के मकाम पे लगी और दर्द का अफरिया धाड़ कर मुझे अंदर से नोचने खसोटने लगा। बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई। इलेक्ट्रिक ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसका वार मौसर था, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरी चीख निकल जाती। मैंने पहलू से हाथ हटाकर अपना कमज़ोर हिस्सा उससे छुपाने की कोशिश की, मगर उसने भांप लिया और मायनेखेज अंदाज में बोला, दोस्त
لگتا ہے تم پہلے بھی چوٹ کھائے ہوئے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کہا اور یکدم اس کے گھٹنے پہ ٹھوکر ماری۔ وہ ٹھوکر نہایت صفائی سے بچا گیا، مگر ساتھ ہی میں نے الٹے ہاتھ سے اس کے شانے پہ وار کیا تو وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے گیا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، تم بھی لڑنے کا فن جانتے ہو؟ میں گہری سانس لے کر درد پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ الیکٹرک پھر پیروں کے بل تھرکنے لگا۔ بظاہر میرے وار کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اگلا حملہ اس نے میرے کمزور پہلو پر ہی کیا۔ میں اس کی توقع کر رہا تھا، اس لیے اس کی مشین کی طرح برسنے والے گھونسوں سے کامیابی سے دفاع کیا، اور اس اثنا میں وہ اصل وار کر گیا۔ اس کی سیدھی لات میرے بائیں گھٹنے پہ لگی۔ میں زمیں بوس ہو گیا۔ درد نے ایک بار پھر قیامت برپا کر دی۔ میں فرش پر قلابازیاں کھا کر الیکٹرک سے دور ہوا، ورنہ اس کی لات پسلی پہ لگتی۔ تکلیف کی شدت سے میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ الیکٹرک نے ایک بار پھر دھوکہ دیا۔ اس نے یہ وار بھی نمائشی کیا تھا، اور جب میں سدے ہوئے بندر کی طرح قلابازیاں کھا کر سیدھا ہوا تو اس نے نہایت پھرتی سے اس مقام پر دوبارہ وار کر دیا۔ جوتے کی نوک میری پسلیوں پر لگی۔ ایسا لگا جیسے میرے اندر آتش فشاں پھٹ گیا ہو۔ میری آنکھیں دھندلا گئیں۔ میں نے پہلو کو تھاما تو میرا ہاتھ نم اور گرم شے سے بھر گیا تھا۔ میرے پہلو سے خون بہہ نکلا تھا۔ درد نے ہاتھ پیروں کی جان نکال دی تھی۔ میں چاروں ہاتھ پیروں کے بل زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تماشائیوں کے شور نے ارینا سر پہ اٹھا لیا۔ ان میں زیادہ لوگ میری موت کے خواہاں تھے۔ جان گرے اور چند دوسرے لوگ جنہوں نے مجھ پر شرط لگائی تھی میری فتح چاہتے تھے، لیکن کسی ہمدردی کی بنا پر نہیں، بلکہ مالی مفاد کے لیے۔ مجھے بے اختیار کاجل یاد آئی۔ وہی اس دنیا میں ایک ہستی تھی جو مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا۔ الیکٹرک کسی چیتے کسی خاموشی اور سرد مزاجی سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا شکار زخمی ہو کر اس کے سامنے بے یار و مددگار پڑا تھا، اور وہ اس پر فیصلہ کن وار کرنے پر غور کر رہا تھا۔ مجمع اس سے چیخ چیخ کر میرے قتل کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو تماشائیوں کی طرف دیکھا، پھر ذرا پیچھے ہٹا۔ اس نے گویا فضا میں پرواز کی۔ اس کا دایاں پاؤں وار کا مہلک انداز بناتے ہوئے میری گردن کی طرف آ رہا تھا۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ یہ وار میری گردن پر لگتا اور یوسف علی خان کی کہانی ختم ہو جاتی۔ درد کے باوجود میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات تھی کہ بازی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بے شک میں ناز و نم سے پلا تھا۔ دنیا جہاں کی ہر آسائش میں نے دیکھی اور برتی تھی، اس کے باوجود بے شمار آزمائشوں اور سختیوں سے گزرا تھا۔ کبھی ان سے ہار نہیں مانی تھی، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اتنی آسانی سے ہتھیار ڈال کر خود کو موت کے حوالے کر دیتا؟ ایسا کرنا میری تربیت ہی نہیں، فطرت کے بھی خلاف تھا۔ عجیب بات تھی کہ یہ خیال آتے میرے درد میں جیسے کمی آنے لگی اور ذہن پر طاری ہونے والی دھن چھٹنے لگی۔ الیکٹرک کے دائیں پاؤں کی ایڑی کا ہدف میری گردن تھی۔ اس کی ایڑی کے عقب میں اس کے جسم کی تمام تر طاقت تھی۔ میری پوری توجہ اس کی ایڑی کی طرف تھی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آیا، میں اٹھنے کے بجائے فرش پر گر گیا۔ پاؤں زن سے میرے پاس سے گزر کر فرش پر لگا۔ الیکٹرک کے دوسرے پاؤں کا گھٹنا میری پشت پر لگا، لیکن اس کی پوزیشن وار کرنے والی نہیں تھی۔ میں نے الیکٹرک کے فرش پر لگنے والے پاؤں کے گرد اپنا بازو حائل کیا اور الٹی سمت میں پلٹ گیا۔ وار خالی جانے کی حیرت نے الیکٹرک کو چند لمحے کے لیے سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے اس لمحاتی غفلت سے فائدہ اٹھایا۔ اس کی پنڈلی کھڑے جسم کے بوجھ اور فرش کی سختی کے درمیان آ گئی، اور جب اس پر میرے جسم کا بوجھ پڑا تو الیکٹرک اپنی پنڈلی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے تیزی سے فرش کی طرف گرا، لیکن میرے گھومنے کی رفتار کہیں تیز تھی۔ فضا میں سوکھی لکڑی چٹکنے جیسی آواز آئی۔ الیکٹرک کے حلق سے کرہ سی نکلی اور وہ الٹ کر فرش پہ جا گرا۔ اپنا سر اس نے بہرحال بچا لیا، ورنہ یہ چوٹ اسے ہلاک نہ بھی کرتی تو ہوش و حواس سے بیگانہ ضرور کر دیتی۔ زمین پر گرتے اس نے تڑپ کر بائیں لات چلائی جو میرے شانے پر لگی، لیکن اس وار میں کوئی زیادہ دم نہیں تھا۔ اس کے اگلے وار سے پہلے ہی میں نے اس کی دائیں ٹانگ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ایک بار پھر کروٹ بدلی، پہلی کروٹ سے الٹی سمت میں۔ الیکٹرک کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ پنڈلی کی دونوں ہڈیاں واضح طور پر ٹوٹ گئی تھیں۔ یہ فیصلہ کن داؤ تھا۔ میں اسے چھوڑ کر دور ہو گیا۔ جب میں فرش سے اٹھا تو الیکٹرک دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹوٹ جانے والی ہڈی پکڑے تھا۔ چیخ نکلنے کا عمل بے اختیار تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر تکلیف کے معمولی سے آثار بھی نہیں تھے۔ میرے دائیں پہلو سے لہو بہہ رہا تھا۔ الیکٹرک کے کک نے اندر سے گوشت پھاڑ دیا تھا۔ اس کی تکلیف تھی، لیکن وہ جو مجھے اندر سے درد کاٹ رہا تھا خاصا کم ہو گیا تھا۔ میں نے ٹی شرٹ اٹھا کر دیکھا۔ پھٹے ہوئے زخم سے خون کے ساتھ ایک پیلاہٹ مائل مادہ بھی بہہ رہا تھا۔ شاید یہ وہی زہر تھا جس نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ کیک لگنے سے گوشت پھٹا اور اس میں پھنسا ہوا زہریلا مواد خون کے ساتھ بہہ گیا۔ شرٹ نیچے کر کے میں نے الیکٹرک کی طرف دیکھا۔ وہ میرا حریف تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی محسن بھی تھا۔ بے شک اس نے انجانے میں میری مدد کی تھی، اس کی وجہ سے مجھے درد سے نجات ملی تھی۔ وہ اپنا پیر تھامے فرش پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر حسب معمول ایک سپاٹ سا تاثر تھا۔
البتہ آنکھیں جو مجھ پر مرکوز تھیں سوال کر رہی تھی کہ اب میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس نے رحم کی اپیل نہیں کی تھی، صرف سوال تھا۔ بے اختیار میرے اندر اس کے لیے احترام ابھرا۔ میں مسکرا دیا۔ دوست، کیا اب بھی تم مجھ سے مقابلہ کرنے کے خواہش مند ہو؟ اس نے اپنی ٹوٹی ہڈی کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ میں کیسے لڑوں گا؟ تماشا بن کر لڑنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھے مارنے کا ارادہ کر لیا ہے تو فوری طور پر اس پر عمل کرو۔ مجمع جو اب تک بازی پلٹنے پر دم بخود تھا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ ایک آواز ہو کر الیکٹرک کو قتل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مجھ پر شرط لگانے والے جیتنے کی خوشی میں سرشار یہ مطالبہ کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے الیکٹرک کی فتح پر شرط لگائی تھی اپنی ہار کو الیکٹرک کے خون سے رنگنا چاہتے تھے تاکہ ہار کی بے کیفی کچھ کم ہو۔ وہ لوگ مشتعل تھے۔ اس دوران اناؤنسر کاؤنٹ ڈاؤن کر رہا تھا۔ جب 12 تک گننے کے باوجود الیکٹرک اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تو مجھے اختیار دیا گیا کہ میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں یا قتل کر دوں۔ ساتھ ہی رائے عامہ کے مطالبے کو پیش نظر رکھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے حقارت سے جواب دیا، میں آپ پاشی کرتا ہوں تمہارے اختیار پر اور اس رائے عامہ پر۔ میں الیکٹرک کو معاف کرتا ہوں، بے شک ایک بہادر دشمن ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ جو لوگ میری بات سن سکے انہوں نے اسے سمجھا۔ ان کے چہروں کے زاویے بگڑ گئے۔ یہ بے لگام مغرور امیر زادے تھے۔ دولت ان کے گھر کی لونڈی تھی اور اس کی طاقت کے بل بوتے پر وہ خود کو خدا سمجھنے لگے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور گارڈز جارحانہ انداز میں ارینا میں داخل ہوئے۔ انہوں نے رائفلیں تان رکھی تھیں۔ مجھے دوبارہ ہتھ کڑی پہنائی گئی۔ جب مجھے دروازے کے اندر لے جایا جا رہا تھا تو دوسرے دروازے سے اسٹریچر اٹھائے پیرامیڈک ارینا میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے دروازہ بند ہونے سے پہلے الیکٹرک کو دیکھا اور مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ بھی پہلی بار مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔